Hello everyone, I am Sudhanshu Kumar and from BTech from NIT जालंधर। तो लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कवर कर लिया था। अब उसके आगे हम देखते हैं आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या है, अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसके वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, वो अपने पूरी चारों तरफ फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, बाहर की तरफ जाता हुआ रेडियली आउटवर्ड, ऐसे कुछ होगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई लाइन चार्ज हो जाए उसके वजह से कैसा कुछ होगा, लाइन यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज है कोई, उसके वजह से आप देखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा कुछ हो रहा होगा। सिर्फ एक पॉइंट का दिखाया, हर एक पॉइंट की वजह से कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा एक प्लेनर नहीं है, ये हमारा क्या है, एक पॉइंट चार्ज ये है, इसके वजह से चारों तरफ पूरी इसके एक स्फेरिकल स्फेयर में, मतलब इससे जो लाइंस निकल रही है एक स्फेरिकल निकल रही है, प्लेनर नहीं। उसी तरीके से अगर लाइन चार्ज है इसके वजह से देखोगे तो आप ये चारों तरफ अपने 3D में कर रहा है, तो ये आप देखोगे तो एक सिलेंडर की तरह है, सिलेंड्रिकल वे में मूव करता जा रहा है। ये आप देखो ना, ये स्फेरिकल की तरफ मूव करता जा रहा है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इस चीज को समझाना है। ये तो देख रहे थे पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल जा रहा था और एक प्लेनर चार्ज की वजह से आपका सिलेंड्रिकल जा रहा है। ये तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं है, कोई भी चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो वो मूव करेगी चार्ज से अवे। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ट होगी, तो पता है। तो इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो एक किसी सरफेस एरिया पे, एक सरफेस पे कितनी लाइंस होंगी ये पता करना हो तो कैसे पता चलेगा, इसी को हम पता करते हैं, इसी को डिफाइन करते हैं टर्म, नया टर्म है हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे डिफाइन करते हैं। ये मार्कर चल नहीं रहा, थोड़ा बोर्ड थोड़ा गिरा हुआ, सॉरी। ये जो है हमारा, ये पता चलेगा हमारा किससे, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितना ज्यादा, कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इससे पास किया है। ये हमारा जो सरफेस है इससे होके कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास किया है, ये बात पता चलेगी। उसी टर्म को डिफाइन करेंगे अभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। चलिए देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज proportional to the number of electric field lines passing through surface area। किसी सरफेस एरिया से क्या कितने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिफाइन होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उतना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्जेक्टली होता क्या है, उसका डेफिनेशन मैथमेटिकल देखिए, द नंबर ऑफ, हाँ तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी देख लो। तो इलेक्ट्रिक द नंबर ऑफ
EFL लिखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू a plane is proportional to product of electric field at that point. Electric field proportional to electric field, product of electric field and area vector. पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जितना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रिक और फील्ड लाइंस पास कर रहा होगा सरफेस एरिया से, उतनी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमारा होता है किसी प्लेन के थ्रू जो पास कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, E डॉट ए, इसका वेक्टर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ EFL, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लो आप। अभी भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या वैल्यू होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनडायरेक्टली वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है आपका किसी प्लेन सरफेस से होके, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है। डिनोटेड बाय फाई, इससे हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, और फाई इक्वल टू होता है E डॉट ए, वेयर E हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो हमारा वो एरिया वेक्टर है। अभी हम यूनिफॉर्म फील्ड के केस में देख रहे हैं, चलिए ठीक है, देख लेंगे नॉन यूनिफॉर्म चलेगा तब उस केस में थोड़ा बहुत जो चेंजिंग चल रहा होगा वो देख लेंगे क्या है। चलिए, तो आप यहां से देखो, आपको क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला पता चल गया, E डॉट ए। यहां से क्या पता चला, ये स्केलर है और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर चार्ज होता था तो कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यही हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलिए, ये तो बहुत आसान है, आप भी कर लो खुद से। तो हमारा ये इसका यूनिट पता चल गया, डिनोट करते हैं हम, स्केलर है। अब इसके बारे में चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखते हैं रिप्रेजेंटेशन से कैसे हो रहा है। अगर आपका ऐसा कुछ है, आर्बिट्री सरफेस है, मान लीजिए ये चार्ज हमारा क्यू है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है इस पॉइंट पे, और ये एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, सॉरी अभी एरिया वेक्टर के बारे में ज्यादा बताएंगे। मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर है हमारा ds, स्मॉल सा एरिया वेक्टर ds है, और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ये हम आर्बिट्री सरफेस के लिए बना रहे हैं, कोई भी जनरल सरफेस के लिए। तो इस वाले पूरे होल सरफेस पे अगर निकालना है एरिया, आपको फ्लक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फाई हमारा कैसे हो जाएगा, फाई बराबर, अभी तो डी फाई आप डिफाइन करो डिफरेंशियल में, ई
डॉट डी एस स्मॉल पार्ट पे जो एरिया वेक्टर स्मॉल पार्ट का डी फाई डिफरेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस। अगर होल सरफेस का निकालना है तो इसका इंटीग्रल कर दो दोनों साइड तो आपका हो जाएगा ये रहा। और ये साइन आता है एक अलग से, ये साइन है फॉर क्लोज लूप, क्लोज सरफेस के लिए, समझे। तो इसके लिए सिर्फ ये साइन इंटीग्रल में एक्स्ट्रा आ जाता है। यहां से फाई हमारा आ जाएगा ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। तो ये यहां से क्लियर हो गया, बट एक जनरल वो देखते हैं कि अभी हम देखे थे जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज स्फेरिकल कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस, है ना, और एक लाइन चार्ज जो था वो सिलेंड्रिकल उसमें कर रहा था वे में प्रोड्यूस। तो एक इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज क्यू पॉइंट चार्ज है, अगर किसी एक स्फेरिकल इसमें कितना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराएगा या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा, इसको हम डेराइव करेंगे। ये कुछ एक हिस्सा है, ठीक है ना, ये हिस्सा है पूरी स्फेयर में से एक छोटा सा हिस्सा है। उस हिस्से से होके कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोली कितना पास कर रहा होगा वो हमको पता करना। चलिए इसको डेराइव करते हैं। तो आप यहां से ये मत कंफ्यूज मत होना कि ये टोटल प्लेन में होगा 2 पाई और ये अगर थीटा दे रखा है तो 2 पाई बाय थीटा। ये एक प्लेन तो है ही नहीं, पहली बात ये प्लेन में अपना करता ही नहीं है। आप किसी चार्ज को अगर यहाँ प्लेस कर दिए हो तो ये अपने चारों तरफ कर रहा है, मतलब 3D में कर रहा है, 3D में कर रहा है, स्फेरिकल में करता है। तो स्फेरिकल में जो ये एंगल बन रहा है आपका एक डिस्क सा पार्ट है, डिस्क का कट पार्ट करोगे तो वही आपका पूरा कवर हो जाएगा स्फेयर। तो ये डिस्क जो होगा वो जो एंगल प्रोड्यूस करे किसी एक पॉइंट पे, उस एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं। एक प्लेन सरफेस जब करता है किसी सरफेस पे, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए जो जरूरी है हमारा एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें पता है, दूसरा था एरिया वेक्टर। उसको देख लेते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी एक प्लेन सरफेस का, अगर आपको एक प्लेन सरफेस दे रखा है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा आपके लिए आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन। और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, मैग्नीट्यूड तो जो एरिया होगी इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इस प्लेन सरफेस की जो एरिया होगी ए है तो ए, और डायरेक्शन आउटवर्ड। ओरिएंटेशन के हिसाब से आप आउटवर्ड ले लो, ऐसे इनवर्ड भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत, इनवर्ड सॉरी, अगर ये प्लेन सरफेस है तो इसके लिए दोनों तरफ आप ले सकते हो, बाहर या अंदर अभी तो। लेकिन एक क्लोज सरफेस है, अगर ऐसा है कुछ क्लोज सरफेस है तो इसके लिए सिर्फ आप आउटवर्ड लोगे। अगर इनवर्ड लिया था सिर्फ एक प्लेन के लिए, किसी एक डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट किसी में भी ले लिया था आपने, तो वो थ्रू आउट द डेरिवेशन आपको वही मान के चलना है, डायरेक्शन फिर चेंज नहीं करना। लेकिन एक क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। तो क्लोज सरफेस में आपने इस वाले सरफेस का तो एरिया ए आउटवर्ड कर दिया, इसका ये वाला सरफेस भी तो है, ट्रायंगुलर सरफेस जो है, तो ये वाला पार्ट का भी आपको आउटवर्ड ही होगा और हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के नॉर्मल होगा, किसी भी पॉइंट पे आउटवर्ड होगा और सरफेस के नॉर्मल होगा। यही है एक एरिया वेक्टर, और मैग्नीट्यूड तो यही होगा जो उसका एरिया होगा सरफेस का। ये क्लियर हो गया एरिया वेक्टर। अब हल्का सा फिगर से देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ डायग्राम से देखते हैं क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू, वो कैलकुलेट भी करते हैं हम। तो वहां से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे कंक्लूजन से।
फिर जनरल पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल के देखेंगे। मान लीजिए आपका एक ये रहता है, ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर इस केस में तो ऐसा है कि यूनिफॉर्म है तो सेम लाइन से लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम होता है, हमेशा सेम आपका हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, तो हर एक जगह अब दूर जाते रहो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहे। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारा जो डायग्राम है इसके लिए देखो, सरफेस एक सरफेस 2 है, तो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, आउटवर्ड। इसको A1 ले लो, इसका क्या होगा, इधर की तरफ आउटवर्ड, A2 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो इसमें किधर है, इनवर्ड की तरफ है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड है। तो इस वाले के लिए अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखोगे तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा, φ1 E डॉट A1, और दोनों के बीच का एंगल E डॉट A ही था ना, E है cos थीटा, तो cos थीटा यहाँ पे कितना 180, और φ2 के लिए देखो तो E डॉट A और थीटा क्या है, दोनों के बीच का 0 डिग्री। जनरल में क्या ही होता था, E डॉट A ये लिखा था ना, तो यहां से EA cos थीटा है ना, वेयर थीटा हमारा क्या है, एंगल बिटवीन E एंड A, E एंड A है ना, वही है। यहाँ पे थीटा का 0 है, यहाँ पे थीटा 180 है, तो यहाँ से हो जाएगा -A1, और यहाँ से φ2 जो है हमारा +A EA2। एक चीज देखो, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। यहाँ से जो एक पॉइंट निकल के आता है कि इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है, नेगेटिव फ्लक्स देता है। इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा देता है, फ्लक्स, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव फ्लक्स। ऐसे ही आउटवर्ड अगर हुआ तो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा कौन सा फ्लक्स देगा, पॉजिटिव फ्लक्स। इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या देगा, नेगेटिव फ्लक्स, और आउटवर्ड पॉजिटिव फ्लक्स। यहां से देख के बताओ, इनवर्ड है, अंदर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे बाहर की तरफ आउटवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल गया। नेगेटिव होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होगी सरफेस के, और आउटवर्ड होगा जब बाहर की तरफ आ रही होगी सरफेस, ठीक है ना। बाकी ये दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों के बीच का एंगल पे एक्चुअल में। थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो नेगेटिव होना है cos थीटा का वैल्यू, और लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव ही होगा। उसी बेसिस पे इनवर्ड आउटवर्ड डिसाइड किया गया। अगला जो अब है कि जनरल वाले के लिए देखते हैं हम। अभी जो हम देखे थे डिफरेंशियल में E डॉट ds का इंटीग्रेशन वाला देखा था ना, उसी का यूज करेंगे। तो एक जनरल पॉइंट के लिए आप एक देखो ना, अभी बताया था जो कि हमारा था पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हमारा क्या कर रहा था, स्फेरिकल में प्रोड्यूस कर रहा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इसका स्फेरिकल वे में बढ़ता जा रहा था, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रही होगी ना कुछ एक पार्ट पे। अगर ये r डिस्टेंस पे स्फेयर बन रहा है तो इसके इस पार्ट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होना चाहिए, ये बात जनरल का हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं, नया आता है हमारा टर्म सॉलिड एंगल। क्या है सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल क्या है एक्चुअल में, ये है जनरलाइजेशन ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल तो पता है हमको, उसी का एक जनरलाइजेशन फॉर्म। प्लेन एंगल क्या होता था, एक 2D प्लेन के 2D प्लेनर कोई हो, सॉरी एक प्लेनर है, उसके वजह से क्या बन रहा था यहाँ पे, वो था ना
सॉरी वो आप 2D प्लेन में एंगल बनाते थे, ये हुआ ना जनरल थीटा 2 पाई टोटल। लेकिन आप सॉलिड एंगल की बात करोगे तो 3D के लिए होता है। तो 3D के लिए कि ये वाला स्फेयर अगर बन रहा है, सॉरी ये वाला जो डिस्क बन रहा है, ये इस पॉइंट पे अगर कहीं पे एक पॉइंट है यहाँ पे, उस पे क्या एंगल फॉर्म कर रहा है वो हमको निकालना, वही है सॉलिड एंगल। 3D वाले एंगल के लिए 3D से जो एंगल फॉर्म करेगा एग्जैक्ट पॉइंट पे, वो हमारा सॉलिड एंगल होगा। चलिए तो निकाल लेते हैं। एक्चुअल में आप फिगर से देख लो इसे, ये सरफेस है, इसके वजह से किसी एक पॉइंट पी पे इसके सारे पॉइंट को ऐसे मिलाना पड़े, तो ये जो एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा होगा उसी को हम कहते हैं ओमेगा से डिनोट करते हैं, यही हमारा है सॉलिड एंगल। अगर इस पार्ट के लिए निकालना है, एक छोटे से पार्ट के लिए स्फेयर का, तो स्फेयर जितना सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा होगा वो अगर पता चल जाए तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो वो निकाल के देखते हैं जनरल वाले के लिए सॉलिड एंगल कितना हो। उसे तो सॉलिड एंगल का मैथमेटिकल पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉलिड एंगल जो होता है हमारा, सॉलिड एंगल वो होता है आपको एरिया जो होता है डी ऑफ इस स्मॉल पार्ट के लिए, ds अगर क्रिएट कर रहा है, ds ये साइन देखो परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इस पॉइंट से मिलता हुआ, तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस r, ये है डेफिनेशन सॉलिड एंगल का। डी ऑफ थीटा आपका इधर ds परपेंडिकुलर आर स्क्वायर। अगर ये सरफेस यहाँ परपेंडिकुलर नहीं होता, ऐसा कुछ था, तो इसका परपेंडिकुलर पार्ट ऐसा होता। अगर इन दोनों की, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है फिगर, ऐसे देखो ना कि परपेंडिकुलर हर वक्त नहीं होगा। अगर ऐसे आपका है, अगर डायग्राम ऐसे गया हुआ है, तो ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, और ये झुका हुआ है थीटा एंगल से, तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर ये होना चाहिए था। इसकी एरिया अगर ए है, परपेंडिकुलर एरिया इधर की तरफ होगी थीटा एंगल के साथ, ए कॉस थीटा, यहाँ पे वैसे ही ds कॉस थीटा लिख सकते थे आप। इसकी वजह से आर स्क्वायर तो वही रहेगा। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन सॉलिड एंगल का, ठीक है ना। सॉलिड एंगल का मैथमेटिकल रिलेशन परपेंडिकुलर ऑफ एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर उस पॉइंट से। और सॉलिड एंगल होता क्या था, वो प्लेन कितना उस पॉइंट पे एंगल क्रिएट कर रहा है। तो जनरल निकाल के हम क्या करेंगे ना कि जनरल पॉइंट का पता चल गया, तो आपको पार्ट्स बड़ा कर दे तो उससे का सिर्फ एंगल पता होगा, तो जनरल का यूज करके आप निकाल दोगे आसानी से। बाकी डेरिवेशन से भी हो जाएगा। फ्लक्स के लिए क्या ही है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे पता कर लो, एरियल छोटे छोटे एरिया में एक डिफरेंशियल एरिया ले लेंगे, उसको डेराइव कर देंगे पूरे सरफेस के लिए, तो वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा उसको सरफेस के थ्रू कितना पास करना है। आप देख लो कि आपका एक स्फेयर है और स्फेयर के इस पॉइंट चार्ज क्यू के वजह से स्फेयर के इस भाग पे कितना फ्लक्स पार्ट करेगा। तो ऐसा एक है कि थीटा एंगल है, अगर टोटल एंगल थीटा है अगर, तो आप ऐसे कुछ अल्फा एंगल पे कट करो और डी अल्फा का एक रिंग कट कर लिया, डी अल्फा, ये वाला जो हमारा है डी अल्फा। तो ऐसा कुछ होगा, इस पे जो रिंग होगा, ये जो रिंग का थिकनेस है डी अल्फा एंगल की वजह से है, तो ये थिकनेस कितना हो जाएगा आर डी अल्फा, और ये स्मॉल रेडियस आर। थिकनेस पता है, रेडियस पता है, एरिया क्या हो जाएगा डी ए। थिकनेस हमें पता है और रेडियस पता है, तो एरिया बहुत बार निकाल चुके हैं पहले से, 2 पाई आर पेरिफेरल और थिकनेस डी ऑफ
आर डी अल्फा, सॉरी, और इसका आप स्मॉल आर का रिलेशन कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। अभी करने में क्या बात है ना कि डी अल्फा है, अल्फा एंगल को 0 से लेके थीटा तक आप कर दोगे डेराइव, तो देखो ना अल्फा के वजह से ये वाला रेडियस बना था ना, ये वाला बना है ना अपना, और ये अल्फा अगर बढ़ता बढ़ता थीटा तक जाएगा तो ये पूरा कवर कर देगा। आपको निकालना भी तो यही था ना। तो यहां से देख लेते हैं हम एरिया हमारा, एक ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। ये आर लेंथ, ये स्मॉल आर, एंगल कितना है अल्फा। तो आर बराबर देखो क्या है, आर बाय आर इक्वल टू साइन अल्फा। तो यहाँ से आर बराबर आर साइन अल्फा, ठीक है। और डी ऑफ ए हमारा क्या आ गया यहाँ से 2 पाई, आर को पुट कर दो आर साइन अल्फा, आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा। समझ आ गया ये, हमने स्मॉल आर को रिप्लेस किया है आर के टर्म में। तो आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा पता चल गया, डी ए पता है हमें। अब सॉलिड एंगल निकालना है। सॉलिड एंगल कहां से निकल जाएगा, सॉलिड एंगल हमारा निकल जाएगा डी ऑफ ओमेगा। डेफिनेशन मैथमेटिकल क्या बोला था, एरिया डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय उस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस पे है ये आर डिस्टेंस पे, तो आर का स्क्वायर। डी ऑफ ए क्या है अपना 2 पाई आर स्क्वायर साइन अल्फा डी अल्फा बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, तो डी ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल 2 पाई साइन अल्फा डी अल्फा। तो इसको कर देते हैं डेराइव, यहां से इंटीग्रेट कर देते हैं। इस साइड इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा सॉलिड एंगल 2 पाई बाहर कांस्टेंट है, साइन अल्फा सिर्फ इंटीग्रेट होगा डी अल्फा के साथ। और कहां से कहां तक होगा, कहां से कहां तक होगा ये बात देखते हैं। इस वाले पॉइंट से एंगल बनाए थे ना, ऐसे चले थे ना अल्फा एंगल पर, फुल एंगल कितना है थीटा है, यहां से यहां तक ये हमारा अल्फा था, छोटा वाला ये हमारा अल्फा था, ये हमारा थीटा है। अब देखो इस अल्फा को अगर थिकनेस को कट किए थे तो ये रिंग बना था। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे, छोटा ऐसे बढ़ते गए जुड़ते गए। अगर थीटा तक ही जाएंगे तो पूरा वाला कवर हो जाएगा, तो 0 से थीटा तक ही इंटीग्रेट होगा, सही है। यहां से बन जाएगा 2 पाई और साइन अल्फा का डी अल्फा कैसे होगा, साइन थीटा डी थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और 0 से थीटा। आप इसको यहां से लिमिट पुट करोगे, आंसर कुछ ऐसे जाएगा इधर की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से वाला पार्ट हमारा नोट हो चुका होगा ना, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, पुट करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा सर। अगर ये थीटा एंगल था, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा था, तो टोटल इसके वजह से जो बना एंगल कितना बना हमारा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। आप इस वजह से पूरे उसका निकाल के देख सकते हो। ये थीटा वाला पार्ट जो है ना, थीटा लिए हैं, फिर भी हम ये निकाले, ये निकाले हम 3D के लिए। थीटा जो हम लिए थे सिर्फ 2D में करके डेराइव कर रहे थे हम। तो एक 2D प्लेन के लिए आप देखोगे तो थीटा अगर टोटल सरफेस के लिए लोगे तो थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, सॉरी पाई में कवर हो जाएगा। 2 पाई में तो 2 पाई के लिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पाई में आप यहां तक आओगे तब तक ये इस साइड का ये कवर हो जाएगा और वो खुद ही ओवरऑल कवर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 2 प्लेनर में थीटा में हम 3 प्लेनर में हम विजुलाइज कर नहीं सकते उतना आसानी से, लेकिन ये एंगल जो निकला है हमारा 3D के लिए निकला है, 3D पार्ट के लिए। एक देखो ना, ये वाला एक साइड और एक ये वाला साइड, दोनों से पूरा स्फेयर कवर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ थीटा एक पार्ट्स के लिए कर रहे थे, तो थीटा हमारा कहां से कहां तक जाएगा तो पूरा कवर हो जाना चाहिए। थीटा हमारा पाई तक ही जाएगा, तो ये वाला कवर हो ही जाएगा और इसके साथ जो कनेक्ट है वो भी कवर हो जाएगा, पूरा स्फेयर कवर हो जाएगा। और पूरे स्फेयर से कितना, पूरा स्फेयर कितना कवर कर रहा होगा, मतलब फुल स्फेयर, चलिए फुल स्फेयर लिखने के, स्फेयर
का सॉलिड एंगल कितना होगा बताओ? सॉलिड एंगल कितना होगा? फाई बराबर थीटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? पाई से हो जाएगा। यहाँ थीटा से हुआ तो ये पूरा कवर हो गया, सिर्फ यहाँ इतने थीटा से। ऐसे ही ये पाई तक होगा तो ये पूरा कवर हो जाएगा, 2 पाई कवर हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू पाई पुट कर दो, ये निकल जाएगा, देख लो 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई। थीटा की जगह पाई पुट कर दिए तो यहां से आ गया कॉस पाई माइनस 1 माइनस आगे पहले से 1 1 2 हो जाएगा, तो 4 पाई। जनरल एक स्फीयर कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करता है? सेंटर पे 4 पाई 2 पाई 1 माइनस, ठीक है, 4 पाई क्रिएट करता है। तो एक स्फीयर के वजह से एक स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके एक स्मॉल पार्ट के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी चेक कर लेते हैं निकाल के। ये तो कंप्लीट है, तो इसको इरेज कर सकते हैं आराम से, चलिए कर लेते हैं। और इसको जनरल 2 तरीके से कर देंगे अभी इंटीग्रेशन करके, आपको पूरा इलेक्ट्रिक सॉलिड एंगल वाला पार्ट भी आराम से लगेगा, हो गया। कि ये सॉलिड एंगल का जो अभी था ना जनरल उसके लिए डिस्क पार्ट के लिए, तो वो आप याद कर लो क्योंकि उसका यूज हो जाएगा अभी हमको आगे पूरे उसमें। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू क्यू चार्ज। एक स्फीयर है रेडियस आर का, आर रेडियस का हमारा ये स्फीयर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? करते हैं एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं यहाँ पे ds का, और इससे होके जा रहा है पूरा, ये हमारा ds हो जाएगा परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे नॉर्मल, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके वजह से इस पॉइंट पे क्या होगी? ये भी इसी डायरेक्शन में होगी, ई भी हमारी, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा पी पॉइंट पे? ई पी बराबर हो जाएगा के क्यू बाय यहां से यहां तक आर का स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से, मतलब क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चलिए जनरल जो हमको आता है ds हमारा क्या हो जाएगा? जो भी अभी कोई चक्कर नहीं, छोटा सा टुकड़ा काटे हैं इसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज चेक करके देखो आप, किसी भी पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? सेम होगी या नहीं? देख लो इस पॉइंट पे जाओगे, डिस्टेंस सेम ही रह रहा है, चार्ज तो यहाँ इसके वजह से हमेशा स्फीयर के हर एक पॉइंट पे क्यू चार्ज की वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई बराबर क्या होता है? ई डॉट डी एस। और हर एक पॉइंट पे ds और e की डायरेक्शन देख लो, परपेंडिकुलर के अलोंग ही होगा। ds क्यों परपेंडिकुलर है तो पता ही है ना, रेडियल डायरेक्शन के अलोंग ही होता है एरिया का वेक्टर, सरफेस के तो परपेंडिकुलर ही होता है। और ये रेडियस जो कनेक्ट करते हैं हम पॉइंट सरफेस से जो जोड़ते हैं अगर, तो वो भी हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, सर्किल और स्फीयर दोनों। तो ई डॉट ds, ये हमारा कांस्टेंट हर एक पॉइंट पे, तो इसके वैल्यू को हम बाहर कर लेते हैं कि क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ds हमारा इंटीग्रेट कर देते हैं थ्रू आउट द सरफेस। ds एरिया कितना होगा एक स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ई डॉट ds से। दोनों के बीच थीटा 90 था तो डायरेक्ट लिख सकते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट था इसलिए इसको बाहर किए, और ds हमारा थ्रू आउट द सरफेस इंटीग्रेट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है स्फीयर का एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सही है। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा? ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज के वजह से फ्लक्स क्या हुआ? आर रेडियस वाले स्फीयर में से होकर कितना फ्लक्स पास कर रहा है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये
पार्शियल पार्ट के लिए भी कर लेते हैं, लेकिन अब उससे करते हैं जो हमको सॉलिड एंगल वाले पार्ट। चलिए करके देखते हैं सॉलिड एंगल से। अभी तो ये जनरल के लिए कर रहे थे ना, सॉलिड एंगल के लिए करके देखते हैं। सॉलिड एंगल के लिए करके देखते हैं। एक तो फॉर्मूला ही बताना भूल गया लगता है कि सॉलिड एंगल की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर सॉलिड एंगल क्रिएट कर रहा है ना, चलिए सॉलिड एंगल से इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। जनरलाइज ऐसे करते हैं, टोटल कितना एंगल बनाएगा सॉलिड एंगल, अगर टोटल स्फीयर कितना एंगल बनाएगा, क्यू 4 पाई अगर एंगल है, इसके वजह से फ्लक्स कितना था एक स्फीयर से होकर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये 4 पाई टोटल एंगल क्रिएट कर रहा है सॉलिड एंगल एक स्फीयर, और उससे वजह से जो फ्लक्स आ रही है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो ये ओमेगा की वजह से क्या हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू ओमेगा। 4 पाई टोटल था, टोटल सॉलिड एंगल था 4 पाई, उसके वजह से क्यू एप्सिलॉन नॉट अभी आया, तो ओमेगा की वजह से क्या हो जाएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई इंटू ओमेगा। ठीक है, एक वाले नियम से। चलो तो अब जनरल वाले का यहीं से कर लेते हैं। ये जैसे ही पता चला इसमें हम ये पुट करके हम निकाल लेंगे, पुट करके निकाल के देखते हैं। ये पता चल गया ना, अगर ओमेगा एंगल जैसे सॉलिड एंगल क्रिएट कर रहा है तो उसके वजह से फ्लक्स हमारा ये होगा, है ना। तो जैसे ही हमको ओमेगा पता चला, आंसर हमारा निकल जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं एक बार क्या है। तो यहां से जैसे ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है ना कि ओमेगा हमारा कितना था पता चल चुका था, फ्लक्स बराबर क्या आया है ओमेगा एंगल के लिए क्यू चार्ज की वजह से क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो ओमेगा एंगल है इसके वजह से। ओमेगा हमारा अभी क्या आया था 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से देख लो आप, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया जनरल। और इसी में आप थीटा फॉर फुल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पाई फुल स्क्वायर क्रिकेट होगा तो थीटा पाई होगा, तभी फुल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो फुल स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई माइनस 1। तो यहां से आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से भी ये चीज प्रूव हो गया जो अभी डेराइव करके हम निकाले थे, और ये जनरल पार्ट के लिए भी होता है, एकदम सही है हमारा। लेकिन ये जनरल जो निकाले इसके क्या फायदे होंगे अभी देख लेते हैं। इससे तुरंत 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो पता चल जाएंगे। जो मेन था इस जनरल वाले पॉइंट निकालने का मकसद मेरा कि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो देखने में टफ लगेंगे, लेकिन इस वाले को यूज करके हम तुरंत कंप्लीट कर लेंगे उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन लिखते नहीं, सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूं। क्वेश्चन है कि इसके लेटरल सरफेस से लेटरल सरफेस से फ्लक्स क्या होगा वो निकालने बोलेगा। फ्लक्स इसके लेटरल सरफेस मतलब कर्व वाले सरफेस से निकालना है।
तो वो क्या होगा। एक तरीका है पॉइंट चार्ज जो क्यू मतलब मिड में रखा हुआ, एक तरीका क्या है कि आप एक्स डिस्टेंस पे जाके एक कट करो पार्ट छोटा सा जिसका थिकनेस डी ऑफ एल हो, टोटल लेंथ अगर एल है, डी ऑफ एल हम लेके चेक करें एक्स से, और इसको क्या करेंगे हम, इस वाले का जो एरिया हो रहा होगा इसके अपर पार्ट में ही होगा, कर्व सरफेस के लिए अपर के लिए होगा, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पे उसके साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे थ्रू आउट द सरफेस। एक और तरीका है, ये वाला कर्व पार्ट जो है सरफेस पार्ट, इससे होके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो वो निकाल ले और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स में माइनस कर दे, तो जो आंसर आ जाएगा हमारा वो इसके लिए तो बचेगा क्या, ये वाले जो सरफेसेस हैं इससे होके जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसके वैल्यू हम निकाल लें जनरल वाले मेथड से और टोटल में से इसको माइनस कर दे, तो जो बच जाएगा वो कर्व वाले पार्ट से ही होगा ना। विजुलाइज करो ना कि ये पॉइंट क्या है, पॉइंट चारों तरफ अपने कर रहा होगा ना क्रिएट, कुछ इससे होके निकल रही होगी, कुछ इस होके निकल रही होंगी, जब बाकी बच जाएगी इसी होके निकलेगी, पूरा तो ये स्फेरिकल में ही करेगा, तो ये टुकड़ा क्या होगा उस स्फेरिकल का ही हिस्सा है मान लो। तो इसके लिए तो जनरल तरीके से हम निकाल लेते हैं इस पार्ट से होके थ्रू प्लेन सरफेस, हमको इसको फाइंड करना, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस। अभी हम थ्रू प्लेन सरफेस कर लेते हैं। प्लेन सरफेस क्या होगा, प्लेन सरफेस क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल होता था 4 पाई में, जनरल वाले के लिए ओमेगा के लिए, ओमेगा का मान अभी निकाल लेते हैं। ये जो ओमेगा का मान है ना, ये सॉलिड एंगल वो वाला पार्ट है, स्फेरिकल का पार्ट है, और ये डिस्क है आपका, ये भी तो स्फेयर का ही हिस्सा होता है। इसके ऐसे ही कवर कर लूंगा, इसको ऐसे करते हैं कवर अगर करते तो, है ना, एक डिस्क होता है हर रेडियस का जो अगर स्फेयर बनता तो इसके लिए ओमेगा क्या था 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब ये वाले पॉइंट यहाँ पे जो थीटा प्रोड्यूस कर रही हुई थीटा, ये आर रेडियस, इसके खुद का रेडियस है, ये लेंथ L/2 है, तो ये आपको पता नहीं लेंथ जो भी हो, यहाँ से निकाल लोगे कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा L/2 डिवाइडेड बाय क्या R स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, खत्म। यहां से ये पुट कर दो, तो जो फ्लक्स होगा वो पार्ट इसके थ्रू जो फ्लक्स पास किया होगा एक प्लेन के थ्रू, तो प्लेन ऐसे ऐसे 2 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, यहां से जो आ रहा होगा 4 पाई तो 4 पाई यहां से कैंसिल कर दो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा का मान यहां से रख लो L/2 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थ्रू लेटरल सरफेस हम ये इसको ही यूज कर लेते हैं। थ्रू लेटरल सरफेस फ्लक्स क्या हो जाएगा, थ्रू लेटरल सरफेस क्या हो जाएगा, टोटल माइनस थ्रू, इसके लिए निकाल रहे हैं हम लेटरल सरफेस थ्रू प्लेन सरफेस, क्या हो जाएगा टोटल पूरे स्फेयर में जो कर रहा होगा, स्फेयर की जगह आप बंद कर दो ना उसको सिलेंडर में, कोई दिक्कत नहीं, वो तो करेगा स्फेरिकली, तो उसके दोनों प्लेन के तरफ से हम निकाल चुके हैं जनरल को यूज करके, यहां से उसको अगर माइनस कर दे जो पार्ट होगा वो कर्व के थ्रू ही जो फ्लक्स पास कर रही होगी वही निकलेगा। यहां से कैलकुलेशन हमारा इजी बन गया, कुछ बचा नहीं है। टोटल हमारा कितना है क्यू एप्सिलॉन नॉट एक स्फेयर के थ्रू जो पास कर रहा था, और लेटरल से होकर कितना अभी निकाले थे, सॉरी प्लेन के होकर कितना क्यू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे था कुछ, हाँ 4 पाई कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से क्यू एप्सिलॉन नॉट कॉमन भी ले लो कोई नहीं,
एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो सिर्फ बच रहा हमारा क्यूब एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। कितना इजी है, डेरिवेशन करने का चक्कर नहीं पाओगे। अगर डेरिवेशन करते तब भी आपका यही आता आंसर सही जो है। क्या था, L/2 अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L/2 का होल स्क्वायर। खत्म, ये हमारा है। डेरिवेशन करके भी आप निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप फ्लक्स के यूज कर, फ्लक्स को हम निकाल देते। मेनली हम फ्लक्स पढ़ते क्यों है कि फ्लक्स को अभी हम आगे यूज करेंगे गॉस लॉ को पढ़ने में, ठीक है ना। फ्लक्स पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए कर ही लेते हैं, कोई एक दो क्वेश्चन का एक थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन कर लेते हैं फ्लक्स के थ्रू। सही है। एक चीज है थ्योरी में, आप वो देखो, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बसा। पॉइंट चार्ज आउटसाइड में प्लेस्ड क्लोज सरफेस की, ठीक है। आपका मान लो एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी क्या होगी, आसान नहीं होगा ये निकालना। स्फेरिकल के लिए निकाल लो, फिर सिलेंड्रिकल के लिए यूनिफॉर्म यूज करके निकाल लेंगे। चलिए कैप के लिए निकालते हैं। क्लोज सरफेस एक कैप है हमारा, स्फेरिकल कैप, ऐसा कुछ है ना। कैप के लिए क्या कहिए, ये भी एक स्फेरिकल का हिस्सा है, क्यू चार्ज जो बाहर रखा हुआ है, तो वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही होगी, ठीक है। और ये क्या है, एक स्फेरिकल का हिस्सा है, R1 डिस्टेंस पे ये वाला कैप है और आउटर वाला R2 पे। तो ये इनर वाला है, तो इसकी इलेक्ट्रिक, इसकी एरिया वेक्टर क्या होगी, डाउनवर्ड A1, इसके एरिया वेक्टर आउटवर्ड A2, ये अंदर के तरफ ही, तो इसका बाहर वाला हिस्सा है A1 A2। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1। तो पहले वाले क्या, इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से फ्लक्स निकाल के देख लेते हैं। I1 क्या हो रहा है, E1 डॉट A1, और दोनों की डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन अपोजिट है, cos 80। तो E1 A1 माइनस E1 की वैल्यू Q/4πε0 R1 स्क्वायर, R1 डिस्टेंस पे लेते हैं ना, ये फर्स्ट वाला A1 माइनस साइन के साथ। 5/2 क्या आ गया, फ्लक्स दूसरे वाले पे E2 A2, और दोनों की डायरेक्शन देख लो सेम ही है, तो cos 0, यहाँ से E2 A2, E2 का वैल्यू देख लो क्या होता है, Q/4πε0, डिस्टेंस कितना है R2 का स्क्वायर, और एरिया A2। अब कंपेयर करो एरिया A1 A2 में रिलेशन क्या होगा, कि स्फेयर का अगर क्रिएट करता है ये, तो इस वाले स्फेयर का, लोअर स्फेयर का एरिया क्या हो जाता, π1 हो जाता, कुछ भी होता तो वो प्रोपोर्शनल होता R1 के स्क्वायर के, और A2 जो प्रोपोर्शनल होता है R2 स्क्वायर के, ऐसे कुछ होता। तो दोनों का अगर रेशियो लोगे तो आप
A1/A2 हो जाएगा आपका कुछ R1² बाय R2² स्क्वायर। ठीक है, अब इस रिलेशन को यूज करके एक बार चेक करते हैं इस वाले पॉइंट को। यहाँ से इसको ऊपर से इरेज करता हूं। ठीक है, φ1 हमारा कितना है अभी, φ1 है Q/4πε0 R नीचे R1² A1 माइनस में φ2 क्या है Q/4πε0 R2² A2 है। A2 को A1 में यहां से रिप्लेस करते हैं। A2 क्या हो जाएगा, A2 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो A2 लिख सकोगे Q/4πε0 R2² है ही नीचे, A2 हो जाएगा आपका A1 R2² डिवाइडेड बाय R1²। ये बन जाएगा Q/4πε0 R1² नीचे में भी और A1। φ2 हमारा आ गया है, φ2 है ना, φ2 मिलेगा। φ2 की वैल्यू का ध्यान से देखोगे क्या पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है। φ2 को अगर ध्यान से देखोगे तो ये φ1 का नेगेटिव है, φ2 माइनस φ1। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा इस क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। बाकी पार्ट से भी बोलोगे चेक करने तो देख लेते हैं। बाकी ये प्लेन बचता है और ये वाला प्लेन बचता है। क्या है कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन का जो एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के आप देखोगे तो परपेंडिकुलर है। तो E डॉट डी ए π90 क्या होता है 0, तो खत्म, इस वाले पार्ट का लेना ही नहीं है, 0 0 ले लो जो भी है। और इन दोनों को देखो आप एक दूसरे के साथ, तो ये भी नेट हमारा क्या आ जा रहा है 0। तो यहां से एक जनरल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड, इसके थ्रू a closed surface is 0। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0। अभी तो हम सिर्फ एक कैप का किए थे, फिर 0 जनरल लिख दिया। आप किसी भी फिगर को देख लो, कोई भी जनरल एक फिगर ले लो, स्फीयर छोड़ लो, छोड़ते हैं हम, एक नॉन जनरल टाइप के ऐसे आर्बिट्री सरफेस ले लेते हैं। ये सरफेस क्या है कि इस सरफेस को आप देखोगे, टुकड़ा करके देख लो, आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो, तो ये कैप ही है ना, कैप में ही है। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स जाएगा यहाँ पे, तो इस वाले के से भी 0 होगा, इस कैप से भी 0 होगा। एक्चुअल में 0 होता क्यों है, इसका ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों 0 होता है क्लोज सरफेस से होकर ड्यू टू पॉइंट चार्ज आउटसाइड जो प्लेस्ड है, उसकी वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास हो रही है उसी के कंपैरिजन में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर किसी चार्ज की वजह से मान लो, और ये क्लोज सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा इसकी वजह से। देखो इस समय भी 0 आना चाहिए। 0 कैसे आएगा कि अगर यहां से यूनिफॉर्म आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था तो नंबर ऑफ लाइंस
सेम है, और एरिया ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है दोनों साइड, इस सरफेस पे 1 और 2 पे सेम है, तो इस साइड देखो जितनी लाइंस इधर इंटर करेगी उतनी लाइन इधर से एग्जिट करेगी, सॉरी, जितनी लाइन इंटर करेगी उतनी लाइन एग्जिट करेगी, और यहाँ इंटर हो रहा है तो इनवर्ड है तो -5 इसकी वजह से मान लो, और यहाँ एग्जिट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स +5। नेट फ्लक्स क्या आ गया इसके थ्रू, 0 ही तो आया। फाइनेट क्या आ गया, 0। मीन्स इसके लिए भी सही है, लेकिन एक जनरल सरफेस के लिए क्या हो जाएगा ना कि अगर यही है यूनिफॉर्म है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हर बार विजुलाइज नहीं कर पाओगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से विजुलाइज करने के लिए एरिया भी हम यूनिफॉर्म लिए थे, अगर एरिया यूनिफॉर्म नहीं होगा 0 फिर भी होगा, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा ना, दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, अगर ये एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे ज्यादा एरिया है, यहाँ से ये लाइंस कुछ इस सरफेस से होकर भी पास करती हो, इस साइड ज्यादा एग्जिट कर रही है, एग्जिट ज्यादा कर रही है, ये तो आप इस पे दिख रहा है ना, कुछ इसके साथ भी तो है। और इस समय अब इस वाले के वजह से फ्लक्स 0 नहीं हो रहा है, इस वाले सरफेस की वजह से कुछ एंगल पे हो रहा है, देख रहे कुछ एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 आ रहा है, और ग्रेटर देन 90 मतलब ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव फ्लक्स दे रहा है, सही है, और ये भी नेगेटिव है, और ये फाइनल में आपको ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है ना, क्योंकि सरफेस ज्यादा है बड़ा तो नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास कर रही है, तो इसको ये वाला पार्ट जो नेगेटिव दे रहा है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और एरिया इधर की तरफ है, ग्रेटर देन 90। यहाँ का भी फ्लक्स नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा फ्लक्स, यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा फ्लक्स, और यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, बहुत बड़ा है यहाँ का फ्लक्स। तो ये 5-1, ये मान लो यहाँ का फ्लक्स नेगेटिव ही आएगा, 90 से बड़ा एंगल है, और यहाँ का भी फ्लक्स नेगेटिव ही आएगा, ये 5-4 है। 5-4 इतना बड़ा जरूर है, लेकिन इन तीनों का जो टोटल है ये कैंसिल कर देगा। एट द एंड क्या होगा, नेट फ्लक्स 0, नेट फ्लक्स 0 होगा, ड्यू टू है कोई भी चार्ज जो आउटसाइड प्लेस्ड होगी उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस हमेशा 0 होना है, ये फिक्स है। थैंक यू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आज यहीं तक रखते हैं, अगला अपना टॉपिक है गॉस लॉ करेंगे, और वो उसमें हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही डिराइव होगा सब कुछ। थैंक यू।